हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़े मेरठ शहर मगरबी उत्तर प्रदेश की सियासत का हमेशा से एक अहम मरकज़ रहा है और शायद यही वजह रही है कि 2014 के आम इंतखाबात से पहले नरेंद्र मोदी ने अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत इसी शहर से की थी। लेकिन 2014 के बाद आज 2019 में 5 सालों में किस तरह से सरकार ने अपने वादे पूरे किए, जो नुमाइंदे का इंतखाब यहाँ की आवाम ने करके पार्लियामेंट में भेजा था जिसे, उसने कितने वायदे पूरे किए, इसका जायजा लेने के लिए आज हम निकले हैं मेरठ हापुड़ की इस लोकसभा सीट के मुख्तलिफ इलाकों में। हम आपको लेकर चलेंगे, बात करेंगे उसी आवाम से जिसने वोटिंग मशीन पर बटन दबाकर अपना नुमाइंदा चुना और उससे उम्मीद की कि वो उसकी तरक्याती कामों को आगे बढ़ाएंगे, उसके शहर के तरक्याती कामों को, उसकी मुश्किलात को हल करेंगे। तो इसमें यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल हैं, वो कितना कामयाब हुए हैं, कहाँ पर नाकाम रहे हैं, ये सब का जायजा हम लेने की कोशिश करेंगे। आइए दिखाते हैं कैसा है यहाँ के वोटर का मिजाज और क्या कहता है यहाँ का वोटर अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेकर। मगरबी उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर एक ऐसा तारीखी शहर है जिसकी यादें पहली जंग आजादी से ही मंसूब नहीं है, बल्कि आजादी के बाद से लेकर आज तक ये शहर हिंदुस्तान की सियासत में हमेशा अहमियत का खास मुकाम रखता रहा है। आजादी के बाद 1952 के पहले आम इंतखाबात में मेरठ लोकसभा सीट से जनरल शाहनवाज खान ने कांग्रेस की टिकट पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की और 1971 तक 4 मरतबा इस सीट से मुंतखब होकर पार्लियामेंट पहुंचे। इसके बाद सोशलिस्ट पार्टी और जनता पार्टी के नुमाइंदों ने भी इस लोकसभा सीट से कामयाबी हासिल की, लेकिन 90 के दशक में मंदिर आंदोलन का असर इस लोकसभा सीट पर भी पड़ा और 1991 में बीजेपी के अमरपाल सिंह ने इस सीट पर फतह हासिल की और 1998 तक लगातार 3 मरतबा मेरठ से मुंतखब होकर पार्लियामेंट पहुंचे। इसके बाद मेरठ के अवाम ने कभी कांग्रेस पर यकीन जाहिर किया और कभी बीएसपी पर भरोसा दिखाया, लेकिन जात, बिरादरी और मजहब की सियासत में इस इलाके के अवाम के मुद्दे हमेशा पीछे छूटते चले गए। 2009 में एक मरतबा फिर बीजेपी ने यहां से फतेह हासिल की और राजेंद्र अग्रवाल मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे। ठाकुर अमरपाल सिंह और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे जमीनी और दिग्गज बीजेपी लीडरों के सामने राजेंद्र अग्रवाल मेरठ के अवाम के लिए नया चेहरा थे, लेकिन संघ में अच्छी पकड़ होने की वजह से तमाम मुखालफत के बावजूद 2014 में पार्टी ने राजेंद्र अग्रवाल को यहां से टिकट दिया और मोदी लहर में राजेंद्र अग्रवाल ने दोबारा इस सीट से फतह हासिल की और बीएसपी के शाहिद अखलाक को 2 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। लेकिन 2009 से लेकर 2014 तक, लेकिन फिर 2014 में बीजेपी की सरकार बच जाने के बावजूद 10 सालों में राजेंद्र अग्रवाल ने इस सीट के रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से तरक्याती कामों की कोई खास कोशिश अंजाम नहीं दी, जिसके लिए राजेंद्र अग्रवाल को याद किया जाए। लेकिन राजेंद्र अग्रवाल पिछले 5 वर्षों में सरकार के कामों की फहरिस्त पेश करते हुए अपनी पीठ थपथपाना नहीं भूलते। एक विवरण है तो मैं समझता हूं कि अपने कामों के दम पर तो हम बहुत आश्वस्ति के साथ जनता के बीच में जाएंगे। और जहाँ तक मेरठ हापुड़ लोकसभा की बात है, जब मैं सांसद बना पहली बार 2009 में, तो मैं बहुत बात को मैं कहता भी हूँ कि मैंने लगभग सभी विषयों को संसद के अंदर उठाया, परंतु बहुत सफलता नहीं मिली। मैं कहता हूँ कि मेरे कोशिशों से तो मैं संतुष्ट था, लेकिन परिणामों से संतुष्ट नहीं था। एक राज्य रानी रेल के अलावा वो 1-2 कुछ छोटी मोटी कुछ उपलब्धियां क्षेत्र के लिए हो गई हो तो हो गई हो, तो विशेष नहीं हो पाया। परंतु माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आते ही वो जो सारा हमारा विकास का एजेंडा था, जैसे सबसे बड़ी बात थी उसके अंदर कि मेरठ से दिल्ली की कनेक्टिविटी, 1985 में एनसीआरपी बना, एनसीआरपी भी बना, परंतु कुछ नहीं हुआ। आज मेरठ से दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है बाई रोड, हम जानते हैं मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पूर्णता की तरफ है और आज मेरठ से किसी भी दिशा में आप जाएंगे या तो निर्माण कार्य हो रहे हैं या निर्माण कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। इस इलाके की बदकिस्मती रही है कि जात, बिरादरी और मजहब की सियासत में यहाँ के असल मुद्दे हमेशा पीछे छूटते रहे हैं और इस इलाके का गन्ना किसान हमेशा इस सियासत का शिकार होकर परेशान होता रहा है। गन्ने की पैदावार के ताल्लुक से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है। मगरबी यूपी में चीनी मिलों की तादाद और गन्ने की बड़ी पैदावार के बावजूद इस इलाके के गन्ना काश्तकारों का बड़ा तबका हमेशा बदहाल रहा है।
सियासी जमातें मगरबी यूपी के किसानों के हक की बात तो करती है, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद इनका रवैया एक जैसा ही रहता है। वहीं इस साल इलेक्शन में जाने से पहले इस साल बजट में छोटे काश्तकारों को लुभाने की कोशिश भी की गई, लेकिन इस इलाके का किसान इस तरह के इमदाद से मुतमईन नहीं और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशात को लागू करने का मुतालबा कर रहा है। और एक बात आप बताइए, लाखों करोड़ों रुपए किसानों के पिछले साल के जो फैक्ट्रियों पे पड़े हैं, उनके अपने पैसे नहीं मिल रहे और इन्होंने चलो 6,000 रुपए दिए, उनके पैसे जो है आप उनके पैसे दे नहीं रहे और आप अलग घोषणा उपना कर रहे हो। मुस्लिम ही नहीं, किसान तो किसान होता है, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। किसानों की बहुत दुर्दशा है और किसान बहुत परेशान है। पूरे 5 साल किसान बहुत परेशान रहा है। जैसे कि पहले 6,000 रुपये 2 हेक्टेयर जमीन वाले को जो 6,000 रुपये सालाना दे रहे हैं, आ ही तो रहा है किसान को। और जैसे मजदूरों को पेंशन दे रहे हैं मासिक 3,000 रुपये, और किसानों के लिए अच्छा वाजिब फसल का जो MSP है 22 फसलों का वो बढ़ा दिया 1.5 गुना, तो उससे किसानों का फायदा ही होगा। बजट में ज्यादा किसान को कुछ मिला भी नहीं है, जहाँ तक 6,000 रुपये अभी उन्होंने कहा कि जो 2 हेक्टेयर किसान है उसको हम 6,000 रुपये प्रति वर्ष की इमदाद देंगे, मदद देंगे उसकी, यानी कि 500 रुपये माह। और इतना बड़ा परिवार 500 रुपये की मदद, कितना बड़ा मजाक है किसान के साथ में। और उसकी फसल का इन्होंने कहा MSP हम 1.5 गुना उसका बढ़ाएंगे, लेकिन उसकी फसल वो बिकेगी कहाँ, उसका इंतजाम नहीं, उसको पैसा उसका फसल का मिलेगा कैसे, उसका इंतजाम नहीं है। गन्ना मूल्य घोषित करा, उसका कहा था उन्होंने नगद भुगतान कराएंगे, किसान को आज तक पैसा नहीं मिला, कर्जे में डूब रहा है। और जो कर्जा उसके पास है वो उतरा नहीं है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की, रिकमेंडेशन लागू करने की इन्होंने बात कही थी, वो नहीं हुई है। ये तो उसी तरह का मजाक है जैसे कहा था कि जनधन योजना 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आएंगे, किसी के हाथ नहीं लगा। किसानों की समस्या है कि MSP की खरीद जो आज की तारीख में 6% सामान आप नहीं खरीद पाते, उसे खरीद बढ़ाओ। उसका फायदा जब है जब किसान की घटती हुई जोत का आप कोई समाधान दो। किसानों का जहां हजारों करोड़ रुपया सरकार पर बकाया है, जिसके वजह से किसान की आर्थिक स्थिति, उसके परिवार की स्थिति, उसके बाल बच्चों की शिक्षा, शादी ब्याह सब प्रभावित हैं। पैसा है नहीं, गन्ने वाले दे नहीं रहे, तो ये तो लाचारी आ गई, तो घर भी मरना बाहर भी मरना, इससे सरकार मार ही दे। सरकार झूठ बोल रही है, जो भी पैसा देती है तो मिल मालिकों को दे देती। तो जन कितने कर चुके हैं, योगी साहब ऐलान करते हैं, ये तो सारे घोषणा ही घोषणा करते हैं, करते तो कुछ भी नहीं है। एक बार अक्टूबर का अनाउंसमेंट होता है, एक बार नवंबर का अनाउंसमेंट होता है, इसी तरह से करके फिर वो 2019 में चला जाएगा और फिर दूसरी फसल आ गई, किसान कहाँ जाएगा। दिल्ली से करीब होने और NCR का हिस्सा होने के बावजूद तरक्काती कामों का ज्यादा फायदा मेरठ तक नहीं पहुंचा है। कारोबार के ताल्लुक से ये शहर छोटे कारोबारियों और कामगारों की पनाहगाह कहा जाता है। कैंची और कपड़े से लेकर खेल के सामान तक तैयार करने वाले कारीगरों की यहाँ कमी नहीं, लेकिन मेरठ के इस हुनर का यहाँ के लोगों तक फायदा कम पहुँचा। मगरबी उत्तर प्रदेश का तारीखी शहर मेरठ अपनी कैंची के लिए भी मशहूर रहा है और 300 साल पुराना ये कारोबार, ये कैंची की सनत जो है, लेकिन आज फीकी पड़ती जा रही है इसकी चमक। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो सहूलियत इसको सरकारी मिलनी चाहिए थी, सरकार का जितना ध्यान इस सनत पर होना चाहिए था वो नहीं रहा है। इस वक्त जिस मेरठ के मोहल्ले में हम मौजूद हैं, उसे कैंची कारोबार की वजह से ही, छोटे छोटे कारखाने यहाँ पर हैं, इस वजह से ही मोहल्ला कैंचियान कहलाता है ये इलाका। और यहाँ पर घरों में कारखाने हैं, छोटे छोटे कारखाने हैं जहाँ पर कैंची बनाई जाती है। ये कारोबार अभी मेरठ में जिंदा तो है, लेकिन सिर्फ सांसें गिन रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कैंची के कारोबार से जो पुराने ख़ानदान या कारीगर जुड़े हुए हैं वो कहीं और काम नहीं कर सकते, तो उनकी मजबूरी है कि वो इस कारोबार को सहूलियत न हासिल होने के बावजूद, कोई तवज्जो सरकार की न हासिल होने के बावजूद भी जिंदा रखे हुए हैं। कितना पुराना कारोबार है और किस तरह से ये कारोबार धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। ये कारोबार जो है पूरी दुनिया में 300 साल पुराना कारोबार है और यहीं से कैंची ईजाद की गई थी। और इस कैंची के अंदर अपनी मेहनत, अपने हाथ पाँवों से और अपने सीने से, अपने घर से गुब्बार से इसे बना के तैयार किया जाता। लेकिन उसके बावजूद आज तक हमें गवर्नमेंट फैसिलिटी यहाँ वालों को कोई नहीं मिल पाई। आज हम वहीं के वहीं सब गरीब लोग हो रहे हैं, सबके मकानात, सबके कपड़े, सबकी रिहाइश, सबके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सिर्फ हमारा कारोबार ना उठने की वजह से हम दबे हुए लोग हैं। पेड़ खराब हो जाते हैं, सब कुछ ही खराब हो जाता है। लीवर रेटे से कभी आज तक कोई डॉक्टर कोई सहूलत नहीं मिलती। हिसाब होता है 100-150, कभी 200 रह जाए, कभी 100 जाए, कभी 50 भी रह जाते हैं, कभी ये भी नहीं हो पाता। तो बहुत ज़्यादा
हम तो परेशान हैं। देखिए, क्लस्टर की योजना तो लगभग सन 2008 से चल रही है और काफ़ी हद तक वो तैयार भी है, लेकिन कैंची के हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि वो क्लस्टर चलाना भी आसान नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे प्रतिनिधि रहे हैं तो उन प्रतिनिधियों ने कहा कि भाई जो मेरठ की 380 साल पुरानी कैंची इंडस्ट्री है उसको बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्या आप लोगों को मुश्किलात आई पिछले दिनों में और किस तरह से ये कारोबार जो है इस पे असर हुआ? कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब यहाँ सरकार बीजेपी की हिंदुस्तान में आई है, जब से बुनकर पूरे हिंदुस्तान के परेशान हैं। उसकी वजह ये रही है, सबसे पहले तो नोटबंदी कर दी। नोटबंदी से इतनी परेशानियाँ आई हैं कि कारोबार पे बहुत फर्क पड़ा है। उसके बाद जो जीएसटी लगी है उसने तो तबाह बर्बाद कर दिया, क्योंकि छोटे छोटे हमारे कारोबार हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग हैं और लिखत पढ़त का बहुत काम हो गया है। जबकि कभी हमारे लाइफ में, हमारे पुरखों के लाइफ में कभी भी आज तक ऐसा, क्योंकि ये गांधी जी का बनाया हुआ कपड़ा हमेशा सहयोग गवर्नमेंट का मिलता रहा बुनकरों को, तो बुनकर की रोटी रोजी चलती रही। लेकिन जीएसटी के लगने से कारोबार इतना डाउन गया है कि हमारी लेबर बिहार की और पूरब की साइड की लेबर होती थी, वो जब यहाँ काम नहीं हुआ तो अपने घरों पे चले गए बेरोजगारों के। हमारे लोग, कोई ई रिक्शा चलाने लगा, कोई फल बेचने लगा, और जो लोग फंसे हुए हैं, कोई बुनकर जो है धागे वाले का कर्जदार, कोई बैंक वालों का कर्जदार, तो काम तो कर रहे जैसा तैसा, बच्चों को पालना है, लेकिन स्थिति इतनी खराब है। कम से कम कई हजार, दिल्ली हमारे करीब में कई हजार इकाई जो एक्सपोर्ट जो यहाँ से लेते थे और बेचते थे, लेकिन जीएसटी लगने से वो इकाइयाँ बंद हो गई हैं। सर, अगर SEZ कुछ बने, इकोनॉमिक जोन सरकार की तरफ से हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोच रही होगी। आपके जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों ने कितने सवाल इस इंडस्ट्री को लेकर उठाए हैं आज तक पार्लियामेंट में, या फिर आपको लगता है कि और उठाने चाहिए, नहीं उठा पाए उतना? सर, प्रतिनिधि कोई भी आए, मैं मानता हूँ कि कुछ ना कुछ जिस शहर से वो प्रतिनिधि चुन के आ रहा है तो वो यहाँ आवाज़ उठाता रहेगा, तो कम से कम जनता के लिए भी अच्छा है और उसे उतना ही जनता सपोर्ट करेगी। और यहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन इंडस्ट्री में स्पोर्ट्स गुड्स आया था, मगर उसके लिए अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। एक स्टेट बैंक ने जरूर वो निकाली है 10 लाख तक की लोन लिमिट, अब वो किसको बेनिफिट हुआ हमें तो पता नहीं है। मेरे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में हमें खास तौर पे ये बेनिफिट हुआ कि कई चीज़ें जिस पे जीएसटी लगने के बाद हम उन्हें बेच सकते हैं, पहले नहीं बेच सकते थे। उसमें सी फॉर्म जैसी फॉर्मेलिटीज़ थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, कई फॉर्म जमा करने पड़ते थे। जीएसटी लगने के बाद वो सिंप्लीफाई हो गया। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई कि इन्होंने हमें 4 स्लैब में डाल दिया था, 5%, 12%, 18% और 28%। अब वो 28% हट चुका है, अब रह गया है 5, 12 और 18। लेकिन अब भी कुछ आइटम ऐसी हैं, जैसे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चे गोल्ड मेडल जीत के लाएं, लेकिन वो जीतेंगे कैसे जब वो सामान ही नहीं खरीद पाएंगे। सामान पे आपने 28% टैक्स, 18% टैक्स लगा दिया, जो पहले 28 था अब 18 हो गया है। अब उसको आप कैसे चाहते हैं, उसे सिंप्लीफाई करें, 5% पे लेके आएँ। 5% सबकी रीच में है, हर आदमी पैसे इकट्ठे करके 5% टैक्स दे के उस चीज़ को खरीद सकता है। 18% उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए, 5 साल से जब से भी हमारी ये सत्ता केंद्र में आई है और उत्तर प्रदेश में आई है 4 साल से, मतलब इसके लिए जो है हम लोग जो है मतलब काफ़ी प्रयासरत रहे हैं हम लोग जो हैं, और अपने व्यापारियों की हमने हमेशा जो है जो पीड़ा है उनकी, वो हमेशा जो है अपने जो MP साहब हैं या हमारे विधायक हैं, उनसे भी हमने जा के अपने जो है लेटर पैड पे लिख के दिया हमने। तो उस पर जो है जितना हमें व्यापारियों को जो है, जैसे GST को लेकर था, हमारी जो है पीड़ा यही आगे तक पहुँचाते हैं। GST को लेकर है, नोटबंदी को लेकर हमने जो काफ़ी मशक्क़त परेशानी आई है व्यापारी, बीच के मीडियम क्लास के जो व्यापारी हैं, उसमें जितना हमें मतलब फ़ायदा होना चाहिए था उस तरह का कोई फ़ायदा नहीं मिला है। व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी राहत ये हो गई कि उन्हें इनकम टैक्स में जो सीधा एकदम 2.5 लाख से सीधा 5 लाख रुपए कर दिया गया, व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी फ़ायदेमंद की बात हुई। और जो है GST में भी कंपोजिंग बढ़ा दी गई, 1 करोड़ तक भी आपका 40 लाख तक कोई भी व्यापारी GST के अंतर्गत नहीं आता है, और जो है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मगरबी यूपी का सबसे बड़ा और अहम शहर होने के बावजूद मेरठ रेल कनेक्टिविटी के मामले में हापुड़ और गाजियाबाद से भी पीछे है।
35 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहर के मुसाफिरों के लिए ट्रेनों के नाम पर महज कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों की सहूलत हासिल है और जिनमें ज्यादातर ट्रेनें साल में तकरीबन 6 माह कैंसिल रहती हैं। मगरबी उत्तर प्रदेश का मेरठ इस इलाके का सबसे बड़ा शहर समझा जाता है और ये एनसीआर में भी आता है। दिल्ली से इसकी तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वो जितना डेवलपमेंट यहाँ पे होना चाहिए था और जिस तरह से कनेक्टिविटी ट्रेन्स की होनी चाहिए थी वो आज तक नहीं हो पाई है। और यहाँ से हस्तिनापुर के लिए एक लाइन तामीर करने की बात की जा रही थी कि वो लाइन बिछेगी और उसका काम शुरू होगा, लेकिन वो अभी तक नहीं हो सकी है। और सहारनपुर को जोड़ने वाली ये लाइन, देहरादून को जोड़ने वाली ये लाइन, इस पे ट्रेनों की तादाद इतनी कम है कि यहाँ पे लाखों मुसाफिर जो है वो हापुड़ या फिर दिल्ली से ट्रेनों को लेने के लिए मजबूर होते हैं या फिर बसों से सफ़र करने के लिए मजबूर होते हैं। 2009 में जब राजेंद्र अग्रवाल एमपी बने और यहाँ से चुनकर आए तो उन्होंने एक वायदा किया था कि यहाँ से ट्रेनों की कनेक्टिविटी को जो है वो आसान किया जाएगा, ट्रेनें बढ़ेंगी। लेकिन शायद जैसे राज्य रानी एक्सप्रेस जो है कई जगह दूसरी जगह और शुरू की गई, उसी के साथ एक मेरठ से भी शुरू की गई थी। लेकिन आज क्या हालात हैं ट्रेनों को लेकर और किस तरह से यहाँ के मुसाफिर परेशान हैं, ये उन्हीं की ज़बानी आप सुनिए कि कितनी ट्रेनें इस वक्त तक कैंसिल चल रही हैं। जो नवंबर में कैंसिल हुई थी वो आज तक भी शुरू नहीं हो पाई हैं। उनमें राज्य रानी एक्सप्रेस का नाम सबसे जो है सरे फहरिस्त है, क्योंकि ये ट्रेन लखनऊ को जोड़ती है। यहाँ से जो दो ट्रेनें हैं अकेली, उनमें एक ये ट्रेन है नौचंदी के अलावा राज्य रानी एक्सप्रेस, वो 31 मार्च तक कैंसिल है और इसी के साथ ही उसको और आगे उसको रद्द करने की बात चल रही है। इसके साथ ही बहुत सी एक्सप्रेस ट्रेनें और जो लोकल पैसेंजर हैं जो ट्रैवल करते हैं यहाँ से दिल्ली के लिए, सहारनपुर के लिए, देवबंद के लिए, मुजफ्फरनगर के लिए, वो ट्रेनों की कनेक्टिविटी भी यहाँ से बहुत ख़राब हो गई है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए 2009 में और अभी दूसरा टर्म भी उन्होंने पूरा किया 2019 में, फिर इलेक्शन आ गए। क्या आपके लिए किया है आपके सांसद ने, प्रतिनिधि ने? सांसद जी तो यहाँ से बिल्कुल फेल रहे और ख़ास तौर से जो मेरठ से कनेक्टिविटी है ट्रेन की, मेरठ टू लखनऊ, इसमें राज्य रानी सबसे अच्छी गाड़ी बनी थी, उस गाड़ी को भी यहाँ से कैंसिल कर दिया गया है। और ये पता नहीं अभी तो 31 तक कैंसिल है, कब तक कैंसिल रहेगी। बसों से हम लोग अगर यहाँ से जाते हैं तो उन्हें धक्के खाने पड़ते हैं, 12-12 घंटे लगाने पड़ते हैं, उसके बाद में कहीं थक हार के लखनऊ पहुँचते हैं। यहाँ नौचंदी और राज्य रानी इतनी अच्छी गाड़ियाँ थी, अब केवल एक नौचंदी रह गई हैं। उस नौचंदी ट्रेन से कितने लोग पहुँच पाएंगे और कितने जा पाएंगे? रिजर्वेशन तक कैंसिल हो जाते हैं लोगों के। हमें बस से जाना पड़ता है, बस का रूट बिल्कुल ख़राब हो चुका है और ट्रेनों का तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। अग्रवाल जी इस मामले में हमारे लिए तो फेल हुए हैं। बहुत दिनों में तो बताया कि क्या नाम है सारी ट्रेन रद्द है और इस मामले में सरकार के तो हमारे कुछ नहीं है। 2019 में फिर से मोदी सरकार आएगी, उसको तो कोई रोकने वाला है नहीं। दोबारा से फूल आएगा, दबा के फूल आएगा। पैसेंजर को परेशानी हो रही है तो ये सुविधा करनी चाहिए, इनको सोचना चाहिए अपने आप ही। अभी आप स्टेशन पे आए तो क्या पता चला, कितनी ट्रेनें कैंसिल हैं? कहाँ जाना था आपको? हमें मुजफ्फरनगर जाना था, यहाँ के देखा तो सभी ट्रेनें रद्द हैं, केवल 2 ट्रेनें हैं, वो भी बहुत लेट हैं। मगरबी यूपी की सियासत में अलहदा हाईकोर्ट बेंच का मुतालबा हमेशा से एक मुद्दा रहा, लेकिन 40 बरस गुजर जाने के बावजूद किसी भी सरकार में आज तक ये मसला हल नहीं हो सका। इस मरतबा मगरबी यूपी के 22 अजला के वकला बरादरी की नाराजगी बीजेपी हुकूमत से है और इसका खमियाजा बीजेपी को आइंदा इलेक्शन में उठाना पड़ सकता है। वहीं इस लोकसभा सीट के देही इलाकों में हुए तरक्याती कामों का जायजा लें तो नतायज मायूस कुन ही नजर आते हैं। आदर्श ग्राम स्कीम के तहत खुद मेंबर पार्लियामेंट के गोद लिए गांव भगवानपुर में तरक्याती कामों का जब हमने जायजा लिया तो वादों और सरकारी दावों की पोल खुलकर सामने आ गई। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आदर्श ग्राम की जो योजना है उसको मैं अपनी एक ये मान सकता हूँ, सफलता मान सकता हूँ कि मैं उसके अंदर गांव के लोगों को भागीदार नहीं बना पाया। स्वच्छता गांव जो है ये कोई सांसद योजना से संभव नहीं है और ये कल्पना भी नहीं थी। आपको ध्यान होगा कि इसके अंदर कई बार कुछ गलतफहमी के कारण से संसद के अंदर भी लोगों ने विषय को उठाया कि आपने हमको गांव के इसके लिए हमको पैसा दीजिए, सरकार के इसके लिए अतिरिक्त पैसा नहीं देंगे। जो आपको योजनाएं सरकार की चलती हैं उनका ठीक से क्रियान्वयन हो। और ये ठीक है कि भाई आपने गांव गोद लिया तो थोड़ा सा अपनी निधि से थोड़ा बहुत ज्यादा, अधिक नहीं, क्योंकि आखिर सारे गांव तो अपने ही हैं। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर एक जो कंपोनेंट था कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग विकास काम तो वहाँ पर हमने कराए। आप तो चेक कीजिएगा, चाहे वो सड़क का काम हो, चाहे वो बिजली का काम हो, चाहे वो विद्यालयों के को बेहतर करने का काम हो, हमने सब तीनों गाँवों के अंदर हमने कराए। परंतु शायद
हम इस मामले में थोड़ा सा भाग्यशाली नहीं रहे कि गांव के लोगों को सहभागी बना करके उनको अपना काम आदर्श काम बनाने के लिए प्रेरित कर सकें। सरकारी तौर पे शिक्षा के बारे में तो कोई कहा नहीं जा सकता कोई बढ़ोतरी हुई है, जो अब से 10 साल पहले या 5 साल पहले ही वही ऐसा ही लगभग समझो। और बाकी गांव में ऐसी समस्या हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। गांव में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो गांव में जो कबाड़ कूड़ा करकट गंदगी निकलती है उसको लोगों को मजबूरी में इस तालाब में डालना पड़ता है और ये तालाब चारों तरफ से घटता जा रहा है। कल को इसका जो वाटर का स्रोत है वो और घट जाएगा। समस्या भाई साहब पानी नहीं है, फिर ये जोड़े से गंदगी रहती है, बच्चे बीमार रहते हैं हमारे, और पानी की इतनी परेशानी है कि 2 मिनट में पानी खराब हो जाता है। ये सबरजेबल हमारे है नहीं, नल से पानी यूज करते हैं हम, इससे पीते हैं, बच्चों के कपड़े खराब हो जाते हैं, पानी पीने से तबीयत खराब रहती है बच्चों की। और ये जोड़ा है, इसको आप देख रहे हो, देखो हमारे घर के पास है, गंदगी रहती है। सबसे बड़ी तो ये है कि हमारी जोड़ की तालाब की दिक्कत है हमें, और हमारे यहाँ आदर्श गांव है, इसमें नहीं हो रहा हमारे यहाँ। जब सांसद जी आए थे सारे बच्चे इकट्ठे होकर भी गए थे और उन्होंने वादा भी किया था कि आने वाले टाइम में यहाँ खेल का ग्राउंड होएगा और पार्क बनेगा, तालाब में ये तालाब में तो सफाई होगी और तालाब बनेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। और नलों का भी कुछ परिवर्तन हुआ, परंतु जैसे झोड़ है हमारे गांव के, इनका कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। ये बिल्कुल आज भी झाड़ झुंड ऐसी हैं, परंतु जैसे पानी टंकी है ये भी दब गई, किस्म की दब बंद कर दी गई है, बोर बंद हो गया है। ये हमारे गांव में हाई स्कूल तक हैं और थोड़ा सोचते थे कि बड़ा इंटर तक हो हमारे गाँव में भी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी उसके लिए मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगी, उससे पहले यहाँ कोई चिकित्सा नहीं है। एएनएम बैठे हैं 2 दिन, उसके बाद में यहाँ कोई नहीं बैठता। उसमें हमारे गांव में एक ही हेल्थ पोस्ट है और इसमें भी ये कंडीशन है, कभी आती है कभी नहीं आती। अभी आपके सामने है, अभी भी है नहीं, जबकि होना चाहिए यहाँ पे। सवेयर हो जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सारा ठीक रहा, टीचर के सिर फोड़ा जाता है, थोड़ा सा अगर बाकी लोग भी ध्यान दे तो शायद और अच्छा हो जाए। वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी होनी चाहिए, रास्ते बढ़िया होने चाहिए और आपके बिजली की सुविधाएं पूरी होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। वहाँ सफाई बहुत ज़्यादा है, वहाँ देख रेख बहुत होती है। यहाँ मुसलमानों के इलाके में कोई आता नहीं है, ना सफाई के लिए ना देखने के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ गंद ज़्यादा है। जब से इन्होंने यहाँ मकान बनाया, 20 साल इनको मकान बनाए हुए हो गए, यहाँ पे अपने हाथ से सफाई करती हैं, अपने हाथ से मतलब करने का ये कूड़ा उठाती है, हर टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ नगर निगम के लोग जो है वो अनदेखी कर रहे हैं। मस्जिदों के 5 पैसे भी कूड़ा जुमे के दिन भी नहीं उठ पाता है। खुद ही अपने लोगों ने अपनी कमेटी बना रखी है और 100 रुपये महीना एक कर्मचारी को देता है हर घर, तब वो सफाई अपने बेचारे कराते हैं। एमपी का एक्सरे के आज के सफ़र में मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से आज के लिए बस इतना ही। कल इसी वक्त फिर हाजिर होंगे हम किसी और लोकसभा सीट से लेकर अपना ये ख़ास प्रोग्राम एमपी का एक्सरे, और आप तक पहुंचाएंगे हालात का जायज़ा और आवाम की राय। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।